अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सबसे पहले हम लोगों ने आज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव देखना है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम लोगों के जो सिलेबस के अंदर एक चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है वो ये बताई है कि आपने इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव के अंदर मेजर अजम्पशंस भी ऐड करनी है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ख़ास ख्याल रखेंगे। जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें मेजर अजम्पशन जो है वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की ये है, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सकता है साइंटिफिक प्रोसेस के तरीके से भी। ठीक है, आवर बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन एज अ सीरीज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। अब इसमें हमारा की पॉइंट है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हमारा जो बिहेवियर है उसको जज किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ओन थॉट्स प्रोसेसेस एज अपोज टू द जेनेटिक फैक्टर। जिस तरह हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इतना मतलब रखता है कि वो हमारे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी पूरे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को। अब जिस तरह हम देखें ना, हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल से काफ़ी कुछ सीखते हैं। ठीक है, उसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहेंगे कि हम सीखते हैं कि ये जो काम है ये किस तरीके से हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली हैं। ठीक है, जो कि हमारी परसेप्शन को देखती है कि हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये अब इसके बाद हम आ जाते हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इसके एल्बर्ट एलिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह एरन बेक है और लज़ारस है जिन्होंने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को बयान किया हुआ है। सबसे पहले आज हम करेंगे एल्बर्ट एलिस। जी, एल्बर्ट एलिस की तरफ आ जाते हैं। इसमें ये इसकी जो आउटलाइन है ये सिर्फ हम लोगों के समझने के लिए है कि हम लोगों ने किस तरह से चीज़ों को तरतीब देना है। सबसे पहले हम लोग किसी भी पर्सपेक्टिव की बायोग्राफी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, फिर आगे से अगर उसने कोई मॉडल वगैरह है और जो भी उसकी चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग लिखते जाएंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले तो हम लोगों की जो एल्बर्ट एलिस, अगर तो हम लोगों को पेपर के अंदर आता है कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बाय एल्बर्ट एलिस डिस्कस करें तो हम ये करेंगे, लेकिन इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि रैशनल इमोशनल थ्योरी जो है वो बताएं। तो भी हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता होना चाहिए कि रैशनल इमोशनल थ्योरी जो है उसको एल्बर्ट एलिस ने ही दिया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बायोग्राफी पे। ठीक है, अब बायोग्राफी में हम लोगों ने कुछ मेन पॉइंट्स जिनको याद रखना उसको मैं यहाँ पे साथ साथ सर्कल करती जाऊँगी। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन पिट्सबर्ग। ठीक है, अगर तो आपको ये याद आप कर सकते हैं कि 1913 में तो कर लें आप, वरना अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, बस पिट्सबर्ग काफ़ी है। ग्रेजुएटेड एंड पीएचडी फ्रॉम कोलंबिया। अब हमें ये याद होना चाहिए ग्रेजुएशन और पीएचडी जो थी वो उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी। ठीक है, आगे ये सब छोड़ दें। इसके बाद आ जाते हैं ट्रेंड एज अ साइको एनालिसिस्ट एट ऑर्नी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हम कर सकते हैं क्योंकि तो बहुत इजी है और ये हम लोगों को ये इस तरह से ही वाला नाम याद रह सकता है। कोलंबिया भी नाम याद रह सकता है क्योंकि ये हम लोग काफ़ी दफ़ा सुन चुके हुए हैं। इसी तरह ये भी अब हम लोगों ने पढ़ना है ना कैरन हॉर्नी। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं कि वो उसने जो ट्रेनिंग अपनी ली थी ना वो इस इंस्टीट्यूट से ली थी। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, आगे है फाउंडेड एल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट, इसने जो है वो बनाया। ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है नहीं लिखेंगे खैर है। डायड इन 2007। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स टाइम टू रिवाइज ऑल द थिंग। अच्छा, ही वॉज जनरली कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें आ सकता है कि भाई कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का ओरिजिनेटर कौन है, तो हमें पता होना चाहिए एल्बर्ट एलिस है। जिसके बाद ओवरव्यू पे आ जाते हैं। दिस पर्सपेक्टिव इज़ द फिलॉसफी बेस्ड, ये फ़िलासफ़ी पे बेस्ड करती है। ये एक लाइन हमारे लिए ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम इधर आ जाते हैं कि सेल्फ इन्हांसिंग एंड द सेल्फ डिफीटिंग इमोशंस। ठीक है,
यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें ये वाली थ्योरी जो है, इस एल्बर्ट एलिस जो हमें बताता है कि ह्यूमनिस्टिक पर अप्रोच जो है ना वो एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल की कैपेसिटी, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है देयर ओन सेल्फ इन्हेंसिंग एंड द सेल्फ डिफीटिंग इमोशन। हर इंसान के अंदर उसकी अपनी चॉइस होती है, इसकी अपनी चॉइस होती है कि वो ना अपने आप को इन्हेंस कर सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब उसने किसी भी चीज़ को परसीव करना है, ये इसके अंदर एक जेनेटिकली और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिहाज से उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि उसने किस तरीके से अपने आप को इन्हेंस करना है। इसी तरह सेल्फ डिफीटिंग इमोशन, सेल्फ, अब ये यहाँ पे जो सेल्फ का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमारे अंदर की एक आवाज़ होती है, ठीक है, मतलब अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग है, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को किस तरीके से रिलैक्स करना है, उसको हम सेल्फ डिफीटिंग इमोशंस कहेंगे कि अपने आप को कंट्रोल किस तरह से रखना है, अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल रखना है। आगे इसके बाद आ जाते हैं, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि फिलोसोफर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंग्स बट बाय देयर व्यू ऑफ थिंग्स। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी समझ भी आ सकती है। मतलब ये कि हम किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को हमने अगर परसीव करना, उसको देख के हम लोग परसीव नहीं कर सकते, हमारा अपना एक व्यू होता है उसको देखने का, ठीक है, व्यू ऑफ थिंग्स, कि हम उस चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं। ह्यूमन आर गोल्स डायरेक्टेड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि गोल की तरफ जाता है, उसने अपने गोल की तरफ जाना होता है, मतलब अपना एक गोल सेट कर लेता है, उसने उस गोल की तरफ जाना होता है, फिर चाहे वो अच्छा रास्ता चुने या बुरा रास्ता चुने, वो उसकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। इसी तरह जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इज़ द गोल ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स। हर इंसान खुशी ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं जी। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अंदर, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ द हाउ पीपल कैन क्रिएट इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब इस थ्योरी के अंदर हम लोगों का मेन जो टॉपिक है वो ये आ जाता है कि जी पीपल किस तरह से अपने इमोशंस को डिस्टर्ब करते हैं खुद ही। अच्छा, अब ये जो रैशनल थिंकिंग और इरेशनल थिंकिंग, अब ये इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से दूंगी कि एक इंसान के साथ एक शैतान होता है और एक फरिश्ता होता है। अब जो रैशनल है ना, ये आप समझ लें कि ये फरिश्ता है, ठीक है, और ये जो इरेशनल है ना, ये शैतान है। अच्छा, अब ये होता ये है कि अब एक इंसान है, उसके अंदर से आवाज़ आती है या उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कि उसको फरिश्ता सिफत बना देते हैं या उसको इस तरफ अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, अच्छाई की तरफ, ठीक है। उसमें सबसे पहले कि उसने अपनी जो थिंकिंग है उसको लॉजिकल रखना है, कुछ भी सोचना है, जिस तरह एक मैच्योर इंसान सोचता है उस तरह ही हर चीज़ की लॉजिक होनी चाहिए जब भी वो कोई डिसीजन ले, ठीक है। फैसिलिटेटिंग, वो हर इंसान के लिए फ़ैसिलिटीज़ पैदा करे, अपने लिए फ़ैसिलिटीज़ पैदा करे और उसके नक्शे कदम पे चले अपने गोल्स को पाने के लिए। इसी तरह अब हम ये इतने मुश्किल वर्ड्स को पढ़ना ही नहीं है ना याद करना है, हम लोग आसान चीज़ पर जाएंगे। वो हमेशा से एक्सप्रेस करते हैं अपने डिज़ायर नॉट डिमांड, डिज़ायर, ठीक है। अब इसके अंदर ये कि बगैर मतलब ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अच्छाई की राह पे चल रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने अपनी डिमांड्स को नहीं देखना होता, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरियात को देखना होता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ये मिल रही है, जिस तरह से मिल रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कंसिस्टेंट होता है रियलिटी के साथ, इनकी कोई भी ड्रीमिंग नहीं होती कि भाई मैंने जी एक दिन पायलट बन जाना। आपके वसाइल अगर नहीं है पायलट बनने के, तो आप रियलिटी में रहो कि भाई ठीक है, अगर मैं पायलट नहीं बन सकती तो मैं कोई और जॉब करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ आ जाती है इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो रियलिटी में कांस्टेंट रहेगा, अपने डिज़ायर्स को देखेगा, फैसिलिटीज़ पेश करेगा, मतलब अपनी फैसिलिटीज़ के साथ चलेगा और लॉजिकल अपनी थिंकिंग को रखेगा, ठीक है। सेकेंडली अब इधर आ जाते हैं शैतान की तरफ, जो इरेशनल थिंकिंग को देखता है। इसके अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है कि इनकॉन्सिस्टेंट इन रियलिटी, डे ड्रीमिंग करेगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता रियलिटी में। इलॉजिकल उसकी थिंकिंग होती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, कहता है मैंने जो कह दिया वो मैंने कह दिया, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। ऑलवेज डिमांड रादर देन द प्रेफरेंस, ये अपनी डिमांड को ही प्रेफर करते हैं हमेशा, ठीक है, जो कि कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होती।
अच्छा, कांट बी एम्पिरिकली वैलिड, जो कि एम्पिरिकली वैलिड, इनकी काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं जो वैलिड नहीं होती। जी, तो आगे नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी 3 कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव इनसाइड बिलीव नॉट इवेंट। अच्छा, इसके अंदर ये है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ना 3 कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, उन्होंने 3 यहाँ पे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बिलीव नॉट इवेंट्स कॉज डिस्टर्बेंस। ठीक है, उन चीज़ों पे बिलीव करना जो कि कोई भी डिस्टर्बेंस को कॉज नहीं करते। वी रिमेन डिस्टर्ब बाय एडहायरिंग टू इरेशनल बिलीव्स। हम कोई भी इरेशनल, पीछे हमने पूरा पढ़ा है कि इरेशनल थिंकिंग क्या होती है, अगर उनके ऊपर हम बिलीव करेंगे तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, वो कीप और हम लोग अपने साथ मुशावरत करते रहते हैं। एंडोक्राइनेटिंग। अच्छा, जो भी है दफ़ा करें। अच्छा, वी कीप डैश आवर सेल्फ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मैंने गूगल कर लिया था, मुशावरत, अपने आप के साथ मुशावरत करते रहना है कि भाई आया कि ये चीज़ है या नहीं है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखेगी। इट विल टेक हार्ड टू रिस्ट्रक्चर आवर मिजरी प्रोड्यूसिंग बिलीव्स। तो कह रहे हैं कि ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि आपने किस तरह से अपनी बिलीव को प्रोड्यूस करना है जो कि आपको नाखुश ना करें। ठीक है, हमेशा खुशी रखें। आगे 3 कोर डिमांड्स। ये डिमांड्स ऐसी हैं जिससे इंसान नाखुश रहते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है सेल्फ डिमांड, फिर आ जाता है आपके पास अदर डिमांड्स, और फिर आ जाता है डिमांड ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हमेशा आपके पास 3 ही चीज़ें होती हैं, वही कि एक आ जाता है मैं, दूसरे और सारी दुनिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले कि आई मस्ट डू वेल, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, एक ओवर कॉन्फिडेंट अपने अंदर लेके आना। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अदर डिमांड्स। इट विल मस्ट फेयरली ट्रीटेड बाय अदर्स। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि भाई दूसरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ये इरेशनल थिंकिंग कि इंसान किस तरीके से डिस्टर्ब होता है। डिमांड्स ऑफ वर्ल्ड लाइफ कंडीशन मस्ट बी एब्सोल्युटली द वे आई वॉन्ट देम टू बी। अब वो ये चाह रहा है कि आपकी लाइफ की जो सारी कंडीशंस हैं वो ऐसी होनी चाहिए जैसी आप चाह रहे हैं, और ये सारा कुछ इरेशनल थिंकिंग की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ABC मॉडल, एक्टिवेटिंग इवेंट्स एक्चुअल इवेंट्स थ्रू इमेज। कोई भी इवेंट जो एक्टिवेट हो चुका है, फिर उसके बाद उस इवेंट का बिलीव होना, फिर उसके बाद इमोशनल बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। अब जाहिर सी बात है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी एक इवेंट पेश आ जाता है, फिर आपको उसके ऊपर यकीन करना होता है कि यार नहीं यार ये अब हो गया है। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर इमोशनली और बिहेवियरली अपना बताते हैं कि यार नहीं, आप किस तरह से उसको इमोशंस को अपने शो करते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिवेटिंग इवेंट्स। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक लड़का था, वो एक दिन अपने काम से घर आता है, उसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है, किसी और के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने बताई हुई है एक एग्जांपल में उन्होंने ये कहा हुआ है कि ABC कनेक्शन। वो ये कह रहे हैं कि ABC कनेक्शन जो है, ये मॉडल जो है, ये डायरेक्ट A से C पे आ जाता है कि लोगों के साथ इवेंट होता है और वो साथ ही अपने इमोशंस को और बिहेवियर को शो कराने लग जाते हैं। उस चीज़ पे बिलीव करने वाली जो बिलीव भी करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन हम लोग सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही, इन 2 चीज़ों का कनेक्शन ही देख पाते हैं। ठीक है, पीपल इनिशियली सी द A एंड C कनेक्शन। जी, अब नेक्स्ट आ जाता है। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है इंपॉर्टेंट रेप्ट आइडियाज़। एलिस थिंक पीपल आर बॉर्न विद द पोटेंशियल थिंक रैशनली एंड इरेशनली। वही जो बात मैंने पीछे आपको कही कि एक इंसान पैदा होता है, ठीक है, उसके अंदर रैशनल और इरेशनल थिंकिंग ऑलरेडी होती है, उसका अपना मतलब होता है, वो उसकी अपनी मर्जी होती है, वो रैशनल थिंकिंग की तरफ चला जाए या इरेशनल थिंकिंग की तरफ चला जाए। इमोशनल डिस्टर्बेंस कम लार्जली फ्रॉम द इरेशनल थिंकिंग, ये भी हम सबको पता है। This theory holds that if the person think more rationally in the face of negative events, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे this theory hold that if a person think more rationally
अगर तो बहुत ज़्यादा ही रैशनली भी सोचने लग जाता है इन द फेस ऑफ नेगेटिव इवेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रैशनल भी हो जाता है, तो वो फिर वो कम सफ़र करेगा। ठीक है, नेगेटिव इवेंट्स में अगर वो बहुत ज़्यादा रैशनल सोचता है तो वो कम सफ़र करेगा इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, और उसके सेल्फ डिफीटिंग वेज। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा अपने आप सेल्फ डिफीटिंग वेज ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक नेगेटिव इवेंट्स में वो बहुत ज़्यादा रैशनल तरीके से कर रहा है, उसको सफ़र कम करना पड़ेगा। इसी तरह रैशनैलिटी इज़ द की ऑफ द अचीव गोल्स। ये एक समझे कि ये एक नोट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फॉर इरेशनल कंक्लूजन्स। यहाँ पे आपके इरेशनल 3 कंक्लूजन्स हम देखेंगे कि इरेशनल सोचने वालों के 4 है, सॉरी। ठीक है, इरेशनल कंक्लूजन्स कौन कौन से? ऑफलाइजेशन, इधर आ जाते हैं हम लोग ना। पीपल बिलीव एंड एक्ट लाइक सम सिचुएशन इज़ 100% बैड। अच्छा, एक इंसान है, उसने बिलीव कर लिया इस चीज़ पे कि अब जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है वो 100% बैड है, और ये आपका इरेशनल कंक्लूजन हो जाता है, इरेशनल थिंकिंग का कंक्लूजन हो जाता है कि आपको पता चल जाना चाहिए अगर मैं ये सोच रही हूँ तो मैं इरेशनल थिंकिंग कर रही हूँ। आई कांट स्टैंड एट पर्सन बिलीव डैट कैन endure a bad situation. I can't stand it. Person believe that can't endure. वो ये सोचता है, एक इंसान ये सोचता है कि यार अब जो सिचुएशन आ चुकी है ना, मैं इसको शिकस्त नहीं दे सकता। फिर उसके बाद आ जाता है डोमिनेशन। पर्सन इज़ हाईली क्रिटिकल ऑफ द वन सेल्फ और सम लाइफ सिचुएशन। वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करता, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, अ पर्सन इज़ हाईली क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ठीक है, अपनी लाइफ की सिचुएशन वो कहता है कि अगर ये हुआ है तो ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना, ये जो भी हुआ ये भी इरेशनल थिंकिंग के अंदर ही आता है कि अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता। ऑलवेज एंड नेवर थिंकिंग। पीपल इंसिस्ट ऑन एब्सोल्यूट he or she will always fail or never be approved by significant other. अब इसके अंदर वो ये सोचता है कि वो हमेशा से फेल ही होगा, जब भी होगा वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ऑलवेज एंड नेवर, अगर एक दफ़ा ऐसा हो गया तो वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और हमेशा ही मेरे साथ ऐसे होता है। और ये सारी इरेशनल थिंकिंग्स हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हम इरेशनल सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा काम जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा था, ये हमारी सारी चीज़ें थी जो हमने आज टॉपिक कवर कर लिया था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।